हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का बुक 2, जिसमें हम लोग जो है वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात वर्ल्ड राजनीति अर्थात समकालीन विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है बुक 1 का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपको मिल जाएगा। प्लस मैंने जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, प्लस आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी के लिए मैंने जो है सारा वीडियो बना दिया है। सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अच्छा रिजल्ट करना है तो आप सारे वीडियो को देखें, आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। आप जो है पॉलिटिकल साइंस में टॉपर बनने वाले हैं, तो सारे वीडियो को देखकर जाएं ताकि आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो या फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ठीक है, वो 1961 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट से दूर रहना था। ठीक है, ना तो यूएसएसआर में शामिल होना था और ना ही यूएसए में। ठीक है, ये दोनों गुट में शामिल नहीं होगा। वो किस में जाएगा? वो जाएगा गुटनिरपेक्ष में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये इसका उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य था कि सैन्य गुटों से दूर रहना। ठीक है, किसी भी गुट में हमको जाना नहीं है, चाहे वो यूएसए हो या फिर यूएसएसआर हो। नेक्स्ट लिखना है कि वैश्विक शांति को बढ़ावा देना था। ठीक है, एकदम शांति से रहना था। और गुटनिरपेक्ष जिस गुटनिरपेक्ष में जितने भी देश शामिल थे, वो सारे देश जो है जो भी युद्ध हो रहा था, छोटा मोटा युद्ध, उसको जो है रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे। कौन? गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करते थे, क्योंकि भारत खुद जो है गुटनिरपेक्ष में शामिल था और ये खुद जो है एक उपनिवेशवाद बन गया था ब्रिटेन का। ठीक है, तो इन लोग जो है उपनिवेशवाद को विरोध करता है। नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग करना। ठीक है, ये सारा उद्देश्य किनका था? गुटनिरपेक्ष था। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण होता क्या है, पहले आप ये समझ लें। वैश्वीकरण मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, ये प्रवाह और प्रभाव दोनों ही अलग अलग चीज है। ठीक है, प्रभाव मतलब होता है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा। यहाँ पे प्रभाव मतलब होता है कोई भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ठीक है, चाहे वो किसी का विचार हो, चाहे वो किसी आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिले, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में देखने को मिले, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिले, या फिर धार्मिक क्षेत्र में देखने को मिले। किसी भी क्षेत्र में कुछ भी देखने को मिले जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो वो जो है प्रवाह अर्थात वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी संस्कार हो। मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में जो है प्रणाम करने का संस्कार है। ठीक है, इस क्षेत्र में पहले नहीं था, लेकिन यहाँ का इंसान यहाँ जाता था और यहाँ पे देखता था कि बड़े का प्रणाम करना चाहिए, तो इन लोग जो है सीखता है और ये जो है अपना क्षेत्र में भी लागू करवाता है। तो प्रणाम करने की परंपरा जो है वो कहाँ से आई थी? ना इस क्षेत्र से आई थी। तो इन लोग जो है क्या हुआ था? ना प्रणाम करने का प्रवाह हुआ है, प्रणाम करने का जो है वैश्वीकरण हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आप जो है वैश्वीकरण का अर्थ समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना है वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के बीच बढ़ाने की प्रक्रिया है। यहाँ पे इसका सकारात्मक प्रभाव है। पहला पॉइंट, वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पे व्यापार में वृद्धि होता है, सकारात्मक। नेक्स्ट, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पे यदि नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्थानीय उद्योगों का नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि सब कोई चाहते हैं कि मैं जो है दूर से खरीदूं, बाहर से खरीदूं किसी भी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक विविधता का पर खतरा होता है। और अंतिम पॉइंट है कि पर्यावरणीय क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है नकारात्मक प्रभाव में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के कार्य समझाइए। तो यूएनओ का यहाँ पे कार्य समझाना है और अंग भी बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है वो 1945 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे यदि आप पूरा डेट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख अंग है, तो इसका प्रमुख अंग देखते हैं। यहाँ पे सबसे 1 नंबर देके आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने 1 नंबर 2 नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 नंबर देके लिखना है आपको महासभा। दूसरा नंबर में लिखना है सुरक्षा परिषद। इस तरीके से आप जो है 3-4 करके लिखेंगे। तो महासभा में आपको लिखना है सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व। सुरक्षा परिषद में आपको लिखना है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
नेक्स्ट लिखना है आर्थिक और सामाजिक परिषद में कि आर्थिक और सामाजिक का विकास होता है। नेक्स्ट न्यायालय में कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा किया जाता है। और नेक्स्ट लिखना है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसमें आपको लिखना है संगठन संगठन का प्रशासनिक कार्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के यूरोपीय संघ के उद्देश्य और कार्य प्रणाली लिखिए। तो यहाँ पे यूरोपीय संघ अर्थात EU, ठीक है, ये जो है 1993 से बना था और इसका उद्देश्य था कि यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना। यहाँ पे यदि इसका उद्देश्य और भी देखें तो सबसे पहला उद्देश्य है कि आर्थिक सहयोग, ठीक है, जैसे कि मैंने पहला ही पॉइंट बताया व्यापार में। नेक्स्ट लिखना है कि शांति और अस्थिरता बनाए रखना। और तीसरा पॉइंट है कि व्यापार संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है मानवाधिकार की रक्षा करना। यदि कार्य प्रणाली देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि एकल मुद्रा यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है कि सीमा मुक्त व्यापार होती है। और नेक्स्ट है कि साझी नीतियां। ठीक है, ये सारा चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा क्या कि भारत अमेरिका संबंधों पर नोट लिखिए। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच क्या संबंध है इसको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसका मुख्य क्षेत्र है आर्थिक सहयोग, रक्षा समझौता, परमाणु ऊर्जा सहयोग। नेक्स्ट लिखना है सूचना प्रौद्योगिकी। और इसका वर्तमान स्थिति देखेंगे तो स्थिति में आपको लिखना है कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी है और कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच हो गया। लेकिन आपके एग्जाम में और एक प्रश्न पूछता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि भारत और नेपाल के बीच जो है जो भी संबंध है उसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोलता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप प्रॉपर तरीके से करके जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है कर सकें। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच क्या संबंध है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे करना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यावरणीय मुद्दों का वैश्विक राजनीतिक पर प्रभाव समझाइए। तो पर्यावरण मुद्दे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान वैश्विक राजनीति को प्रभावित करता है। इसका अगर प्रभाव देखेंगे सबसे पहला प्रभाव है कि जलवायु परिवर्तन समझौता। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। और तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक नीतियों में बदलाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या तो दोनों एक साथ पूछ दे या फिर अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, या तो विश्व बैंक पूछ दे अलग से, विश्व बैंक, या फिर IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन भी आप जो है करके जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, यहाँ पे विश्व बैंक में लिखना है कि विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। और IMF का कार्य क्या है ना, वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे यदि भूमिका लिखेंगे दोनों का तो दोनों का सेम भूमिका है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे लिखना है कि आर्थिक संकट में ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सुधारों में सहायता करता है। और नेक्स्ट है कि विकास परियोजना को वित्तीय सहायता देती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन संबंधों का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो दो संबंध होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारत और नेपाल वाला। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको करके जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शीतयुद्ध के प्रमुख कारण और परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे परिणाम और कार्य दोनों लिखेंगे। कारण तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में लिखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए इसका कारण देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। पूंजीवाद किनका था ना, पूंजीवाद था USA का था। और साम्यवाद किसका था ना, USSR का था। ठीक है, हथियारों की होड़ थी, इन लोग भी बहुत ज्यादा हथियार चाहता था, इन लोग भी बहुत ज्यादा हथियार चाहता था। सैन्य गुटों का निर्माण था, मतलब इन लोग भी जो है बहुत ज्यादा सैन्य का निर्माण करते थे और इन लोग भी जो है बहुत ज्यादा सैनिकों का निर्माण करते थे। यदि देखेंगे परिणाम में, तो परिणाम में देखेंगे तो इन लोग जो है इसके अलावा जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना होता है जिसमें भारत, यूगोस्लाविया, ठीक है, इस तरह के देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक तनाव में वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध होने का भी संभावना हो जाता है। नेक्स्ट लिखना है कि हथियारों की होड़ समाप्त होती है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है परिणाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आतंकवाद के वैश्विक प्रभाव लिखिए। तो आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जिसका प्रभाव दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि प्रमुख में प्रभाव में देखेंगे कि इन लोग का जो है आर्थिक नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, और अंतिम यहाँ पे 2 पॉइंट है कि मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये रहा आपका बुक नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं थी। दोस्तों मैंने जो है बुक 1 भी करा दिया और बुक 2 भी करा दिया हूँ। दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। आप सारे वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में बैठेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप जो एग्जाम से पहले देख लें और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।